नमस्कार, होली की शुभकामनाएँ। आज होली है और तमाम लोगों को जो रंगों से खेलते हैं, रंगों से नहीं खेलते हैं, उन सबको होली की शुभकामनाएँ। रंग सबके जीवन में ज़रूरी है और बिना रंगों का जीवन हो नहीं सकता। आपको रंग पसंद हो, ना पसंद हो। रंग नहीं पसंद करने वाले लोग हिंदू भी होते हैं, हमारे घर के भी लोग होते हैं और जिस तरह से हम होली खेलते हैं, कई बार लोगों को पसंद नहीं आता। मैं तो गाँव का व्यक्ति हूँ, गाँव में हमारे यहाँ जो है कई दिन होली होती है और सुबह से हमको याद है बचपन का कि सुबह से हम लोग होली खेलते थे। कीचड़ खुद पहले लगा लेते थे घर से, जो मिट्टी होती थी, ताकि कोई ज़्यादा कीचड़ में डुबोए नहीं और फिर सुबह कीचड़ की होली मतलब मिट्टी की होली, फिर जो है दोपहर में स्नान वगैरह करके फिर जो है रंगों की होली खेलते थे खाना-वाना खा कर के, हालाँकि खाने का क्रम तो चलता रहता था। उसके बाद फिर जो है शाम में गुलाल की होली और हमारे गाँव में मुझे याद है कि दोनों समय सुबह भी लोग कीचड़ वाले टाइम में भी झाल, मजीरे, ढोलक के साथ पूरे गाँव में होली गाते हुए लोग निकलते थे और बढ़िया होली गाते थे। कई लोग जो हो अपने घर के पास रोक करके उनसे होली गँवाते थे और वो जो पकवान बनते थे उनको दिया जाता था, सब लोग खाते थे। मतलब मुझे लगता है 50-50 की संख्या में, 100-100 की संख्या में लोग हो जाते थे। हमारा गाँव वैसे भी बड़ा गाँव और उसके बाद जो है शाम में भी लोग निकलते थे। होली में लोग माँगने भी आते थे। गाँव में उस समय भी गरीब लोग थे और बड़ा आनंद था। लेकिन अब होली को जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से होली में माहौल बनाया और माहौल बनाने का काम कोई अपराधी, कोई गुंडा नहीं कर रहा है, सरकार कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। होली जो है खुशियों का त्योहार है और रंगों का त्योहार है। होली नववर्ष का स्वागत भी है। आज जो है चैत्र मास जो हिंदू रिवाज के अनुसार है, हम लोगों के यहाँ ख़ास करके हालाँकि जो महाराष्ट्र है वहाँ तो 15 दिन के बाद होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है बिहार, उत्तर प्रदेश में जहाँ होली हम मनाते हैं, तो वो चैत्र प्रतिपदा होता है और किसानों का ये लोक पर्व है बेसिकली ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है, ये लोक पर्व है। किसी राष्ट्र का पर्व नहीं है। ये हम किसानों का पर्व है जिसमें फसल कटने के बाद होली मनाते थे, खुशियाँ मनाते थे और एक-दूसरे के साथ जो है खुशियाँ शेयर करने का पर्व है। ज़बरदस्ती किसी पर रंग नहीं लगाना है। आप अपने परिचितों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने टोला-पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ होली खेलते हैं और होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं और खाते-पीते हैं। पीते हैं में शराब नहीं शामिल है, भांग भी लोग पीते हैं लेकिन उसमें भी नशा हो जाता है और बड़ा भयानक भांग का नशा होता है। तो होली मनाइए आप और होली की शुभकामनाएँ। लेकिन जिस तरह की होली आज देश में या ख़ासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है, वहाँ पे जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है, हमें खबरें मीडिया में आ रही है कि मस्जिदों को ढक दिया गया है। 2 जिलों में मस्जिदों को ढक दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ढकने वाले चाहे आदेश के अनुसार ढका हो या स्वेच्छा से ढक दिया हो। जो पर्व का मतलब है, जो त्योहार का मतलब है, उसके विपरीत है। पर्व जो है या जो त्योहार है, खुशी के लिए आती है, पर-पीड़ा के लिए नहीं आती। लेकिन हमारे देश में जिस तरह का राजनैतिक माहौल बनाया गया है, उसमें पर्व त्योहार पर-पीड़ा को है। दूसरे को दुःख दीजिए और अपनी जय-जयकार कीजिए, ये आपका धर्म है। लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, आज मैं बात करना चाहता हूँ कहीं और, क्योंकि वही है चल तो वही रहा है हिंदू-मुसलमान। औरंगज़ेब जो है बड़े चर्चित हो गए अचानक। औरंगज़ेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी। 1707 और आज है 2025 300 से ज़्यादा साल हो गए। रा औरंगज़ेब जो है वो एक नेता यहाँ है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने औरंगज़ेब के बारे में कुछ बोल दिया, औरंगज़ेब को लेकर के कह दिया और उस पर पूरा माहौल गर्म हो गया और फिर उनसे माफ़ी मँगवाई गई, माफ़ी भी उन्होंने माँगी। उसके बाद हालाँकि उन्होंने कहा कि हमने कुछ ऐसा नहीं कहा है, किसी के खिलाफ जो अपमानजनक हो, लेकिन ठीक है। फिर उन पर केस में मुकदमा भी दर्ज हुआ। वो बता रहे थे कि जब वो कोर्ट गए एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए तो पूछा जज ने कि भाई आपने इनका स्टेटमेंट सुना है? पुलिस से पूछा। पुलिस ने कहा कि नहीं। बोला बिना स्टेटमेंट्स इनका पढ़े आपने केस कैसे दर्ज कर दिया? एफआईआर कैसे दर्ज कर दी?
खैर 3 दिन के लिए उनको कहा गया कि पुलिस में जाकर के आप जो है हाज़िरी लगाएँ, वो जाते हैं। तो माफ़ी माँग ली, मामला यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, खत्म हुआ नहीं। इसको सरकार ने टेक ओवर कर दिया है और जो मुख्यमंत्री हैं, बाकायदा उन्होंने बयान दिया कि ये जो औरंगज़ेब की जो कब्र है, उसे हटाने के लिए हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। औरंगज़ेब की कब्र महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में कोई खुलदाबाद जगह है, वहाँ उनकी कब्र बनाई गई है और आज नहीं, वो तो 1707 में मरे थे, उसी समय बनी और कहा गया कि वो तो 49 साल शासन किया हिंदुस्तान पर। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमको साधारण मकबरा बनाओ, कोई बड़ा ताजमहल जैसा कुछ नहीं बनाना है। साधारण मकबरा बनाओ और साधारण मकबरा ही बना है। लेकिन अब जो है राजनीति करनी है हिंदू-मुसलमान और हिंदू-मुसलमान की राजनीति करने वालों के लिए, जो हिंदूवादी संगठन है उनके लिए औरंगज़ेब एक ऐसा व्यक्ति है, जिसको लेकर के खूब राजनीति और महाराष्ट्र का संबंध और गहरा है इसलिए कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब की लड़ाई होती रही। शिवाजी महाराज जो है छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के आइकॉन तो हैं ही, महाराष्ट्र के भी बड़े आइकॉन हैं। महाराष्ट्र के नायक के तौर पे भी याद किया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की और मुगलों से अपना राज अलग किया। रजवाड़ों की लड़ाई थी और शिवाजी महाराज अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ नहीं थी, उनकी लड़ाई मुगलिया सल्तनत के खिलाफ थी। हालाँकि ये भी जाना जाता है कि जो शिवाजी हैं, उनको अरेस्ट कराने में औरंगज़ेब के हाथों बड़ी भूमिका थी। जयपुर के जो आमेर के जो राजा थे, राजा जय सिंह, उन्हीं के नाम पर जयपुर स्टेट पड़ा हुआ। उनकी ही घर की लड़की जो है अभी राजस्थान सरकार में दिया कुमारी जो है, दिया सिंह जो है, मंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो बीजेपी की राजनीति बड़ी अजीबो-गरीब राजनीति है और कई विरोधाभास है उनके अंदर। विरोधाभास इसलिए है कि उनको सिर्फ़ मुसलमान एक मुस्लिम ढूँढना होता है किरदार जो विलेन बनाया जा सके। अकबर के विरोध करते हैं, तमाम चीज़ों के विरोध करते हैं, लेकिन जब वो फँसते हैं तो चुप हो जाते हैं। अब औरंगज़ेब उनके लिए लग रहा है कि वोट पाने का माध्यम उनका बन सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो औरंगज़ेब की कब्र है, उसको हम हटाएँगे। लेकिन ये जो कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो इसलिए कि जो औरंगज़ेब की कब्र है, वो उसकी देखभाल जो है पुरातत्व विभाग कर रहा है और ये राष्ट्रीय धरोहर है। एएसआई इसका संरक्षण करता है और इसको आप जो है सरकार के लोग अगर तोड़ देंगे, ये पॉसिबल नहीं। अब कानूनी प्रक्रिया क्या अपनाएँगे, वो वही जानते हैं। इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? जब राष्ट्रीय धरोहर है, एआईसी उसकी जाँच कर उसकी ये करता है, तो आप क्या कर लोगे उसका? लेकिन उसको मुद्दा बनाया जा रहा है और एक मंत्री हैं नितेश राणे इनकी सरकार के, पहले भी कई बयान दे चुके हैं मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि उन्होंने भाषण देते जगह एक जगह कहा है कि सुना है कि औरंगज़ेब के कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जितनी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी उतना ही कार्यक्रम करने में मज़ा आएगा, मतलब कब्र को खोदने में या उखाड़ देने में मज़ा आएगा। उन्होंने कहा कि हमारे मित्र पूछते हैं, पत्रकार पत्रकार मित्र पूछते हैं कि नीतेश राणे जी कब्र कब निकालेंगे? निकालने के वक़्त उनको वहाँ नहीं बताएँगे। तो बच्चों का जन्मदिन थोड़े है उनको वहाँ बुलाएँगे नाम रखने के नामकरण के लिए। तो इस तरह के बयान जो है मंत्री देते हैं, सरकार के मंत्री। सरकार की ज़िम्मेदारी क्या है? सरकार की भूमिका क्या है? सरकार की भूमिका है आपने संविधान की शपथ ली है तो संविधान सम्मत आपको काम करना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, विडंबनापूर्ण है कि बीजेपी की ज़्यादातर सरकारें, अभी जितनी सरकारें हैं, लगभग सरकारें जो है संविधान की शपथ लेने के बाद भी संविधान के खिलाफ काम और बीजेपी नेताओं में एक होड़ मची हुई है। कौन कितना गंदा बोलता है, कौन कितना गैर कानूनी बात करता है, गैर संवैधानिक बात करता है, उतना बड़ा है। अब औरंगज़ेब की कब्र अगर उखाड़ देना चाहते थे, उससे क्या होगा? इतने 100 साल से 300 साल से यहाँ कब्र है, तो क्या हो गया? और अब कब्र उखाड़ करके क्या हो जाएगा? लेकिन इनका एजेंडा दरअसल ये इसलिए है कि आपको हिंदू-मुसलमान में फँसाएँ और जो आपके काम की बात हो, वो गायब। अब एक आपको उदाहरण दूँ कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले इन्होंने वादा किया था कि जो लाडकी बहन योजना है,
वो अभी जो दिया जा रहा है 2500 रुपया, नहीं गलत बोल रहा हूँ, लाटकी बहना दिया जा रहा है 1500 रुपये। 1500 रुपये जो है वो 2500 कर 2100 रुपये कर दिए जाएंगे। जो ढाई 1500 रुपये दिए जा रहे हैं वो 2100 रुपये कर दिए जाएंगे, और वो 2.5 लाख रुपए से कम आमदनी वाली महिलाओं को ये दिया जा रहा है, जिनके परिवार की आमदनी जो है 2.5 लाख से कम है, उनको दिया जाना था। चुनाव से पहले ही अचानक जो है इन्होंने घोषणा से पहले लागू कर दिया था और देना भी शुरू कर दिया। 2 करोड़ महिलाओं को दिया, और उसमें जो है महिलाओं की कोई जांच नहीं हुई कि आप योग्यता है आप में या नहीं है, सबको दे दिया। और उसके बाद जिसने भी एप्लीकेशन किया उसको दे दिया, और कहा गया कि 2 करोड़ महिलाओं ने दिया 1500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से, एडवांस भी बल्कि दे दिया गया कि नवंबर तक के पैसे दे दिए गए थे। लेकिन सरकार बनने के बाद जब उनसे पूछा पत्रकारों ने कि भाई आपने कहा था कि बढ़ा देंगे, तो बढ़ाया क्यों नहीं? तो जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा 2100 रुपये करना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल के लिए सरकार है, हमने जो वादा किया है कोई ज़रूरी है कि अभी पूरा हो जाए? 5 साल में कभी भी करें। तो मतलब ये है कि वादा खिलाफ़ी जो है बड़े प्यार से करते हैं, और अब ये भी हो गया है कि महिलाओं की जाँच भी चल रही है। जो योग्य नहीं है महिलाएँ, उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा, उनको अब पैसे नहीं दिए जाएँगे। पहले ये था कि उनसे पैसे वसूले जाएँगे जिन-जिन लोगों ने अयोग्यता के बाद में दे दिया। बाद में सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपसे पैसे वसूलेंगे नहीं, जो ले लिया सो ले लिया। फिर ऐसे 5 लाख अब तक जो है लोग निकाले गए हैं जो योग्य नहीं है लेकिन पैसा लिया है। अब बताइए कि ये पैसा किसका है? क्या बीजेपी अपने फंड से दे रही है, पार्टी फंड से दे रही है पैसा? सरकार का पैसा है, यानी आम आदमी का टैक्स। और सरकार केवल हिंदुओं की सरकार तो है नहीं, केवल हिंदू तो टैक्स भरते नहीं। तमाम लोग टैक्स भरते हैं, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, पारसी है, सिख है, तमाम लोग हैं। लेकिन उनके पैसे को जिस तरह से ये बंदरबांट कर रहे हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि रेवड़ी नहीं बाँटना है, दूसरी तरफ हर जगह रेवड़ी बाँट रहे हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है। चुनाव से पहले बोल देते हैं कि हम ये देंगे, दिल्ली का ही देख लीजिए, दिल्ली में भी यही कहा कि हम जो है ₹2500 देंगे। अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है खजाना खाली। मध्य प्रदेश में ऐसे ही कहा था कि ₹1250 दे रहे हैं, कहा था कि वहाँ ₹3000 देंगे चुनाव के बाद, वादा किया था। वहाँ भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं पैसा नहीं, पैसा कहीं नहीं है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं। बजट घाटा लगातार सरकारें पेश करती हैं। भारत सरकार कर्जा पे कर्जा लिए जा रही है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी जिसको कहते हैं वो बाँट रहे हैं। तो और ये तो अब इससे संदर्भ ये निकालिए कि जो विकास कार्यक्रम है, सरकार ने ये भी कहा, जो अभी वित्त वन मंत्रालय ने जो बजट पेश किया महाराष्ट्र में, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। 7 लाख 20 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, और इसमें जो है 36,000 करोड़ रुपया जो है, वो लाडली बहना के लिए बजट है कि आप पैसे उनको दीजिए। 36,000 करोड़ पहले भी था, शायद 42,000 करोड़ की बात थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब उसके बाद जो है, जो सैलरी है, वो देने में आनाकानी हो जाती है। जो रोज़गार है, उसको देने में आनाकानी होती है। जो मनरेगा का फंड है, उसमें देने में आनाकानी होती है। तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो वोट दिया, आप पैसे लो और वोट दो, ये जो तरीका है, वो क्या है? और देखिए कि ये इस बार भी जो है इनका 45,892 करोड़ रुपया का रेवेन्यू घाटा है। 1,36,234 करोड़ रुपया का राजकोषीय घाटा है। इतना सरकार को घाटा होने वाला है। क्योंकि एक्सपेक्टेड जो है, जो जमा करना है, जो खर्च है, देखिए इनको रेवेन्यू आएगा 5,60,963 करोड़ रुपया। खर्च की बात कर रहे हैं 6,06,885 करोड़। तो कई सारे कार्यक्रम हैं, महाराष्ट्र एक विकसित स्टेट है, लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रही है और औरंगज़ेब को खामखा करके लाना, आप जो है पुरानी बातों को उखाड़ करके साबित क्या करना चाहते हैं? ये आज तक पता नहीं चला है। लेकिन ढेर सारे लोग हैं जिनको लगता है कि मुसलमान या औरंगज़ेब, औरंगज़ेब जो है वो कौन था? 49 साल शासन किया, और अब क्या हमको इतिहास में लड़ाई लड़ना है?
या हमें भविष्य के लिए देखना है? आप देखें कि जो मंत्री जी जिस गाड़ी पे चलते हैं, वो देश में नहीं बनती। मंत्री जी जिस टीवी, जिस कंप्यूटर, जिस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हम आप सब, वो हम नहीं बनाते हैं। बिजली हमने नहीं बनाई, हम दवाई हम नहीं बनाते, हम रिसर्च पे हम कुछ वो पैसा खर्च नहीं करते। रिसर्च होता है। अब एक और बताऊँ कि पेटेंट और रॉयल्टी जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके हमारे भारतीय लोग बहुत कम ही जानते हैं। जो नई खोज होती है, उसको पेटेंट कराया जाता है कि उस देश ने खोजा है, उसने खोजा है और वो जब दूसरे देश उसको परचेज़ करते हैं, तो उसको एक फिक्स रॉयल्टी देनी पड़ती है। आप सालों-साल वो पे करेंगे आप। तो वो जो रॉयल्टी है, वो देश से जाता है उस देश में जहाँ रिसर्च हुआ है जिस चीज़ का। लेकिन हमारे देश में इस पर कोई पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है। हमारे देश में मंदिर पे पैसा खर्च हो रहा है, झगड़ों पे पैसा खर्च हो रहा है, फ्री की जो है वोट पाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं और वो पैसे की बर्बादी। हालाँकि जो लोग पैसे ले रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि 2500 अगर आप ले रहे हो, तो आपसे कितना पैसा लूटा जा रहा है या कहिए छीना जा रहा है, इसका अंदाज़ा नहीं। महँगाई बढ़ गई और महँगाई सिर्फ़ जो है दाल-चावल, सब्ज़ी की महँगाई नहीं बढ़ी है। शिक्षा महँगी हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था महँगी हो गई है, कहीं भी आना-जाना महँगा हो गया है, तमाम चीज़ें महँगी हैं, आपकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, तमाम चीज़ें हैं और सैलरी आपकी उस अनुपात में बढ़ नहीं रही है, कमाई उस अनुपात में बढ़ नहीं रही है, लेकिन आपकी चिंता में वो कहीं नहीं। आज कहीं भी इलाज कराने जाइए, तो मामूली इलाज के लिए भी जो है 1-1 लाख रुपया, 50-50 हज़ार तक खर्च होता है और देश का ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा पैसा भारत में दवाइयों पे खर्च होता है आम आदमी का। आप अपने आस-पास घूम के देखिए आपको पता चलेगा। एक बार बीमार पड़िए आपको पता चलेगा कितना खर्च कर रहे हैं। मतलब गोल ब्लैडर जो पित्त की थैली में अगर स्टोन हो गया उसका ऑपरेशन कराने जाते हैं, तो 50 से 75 हज़ार रुपए लगता है। अब तो और मेडिक्लेम वाला आ गया है तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ले दे करके बैठे हुए हैं। एक कभी रिपोर्ट देख रहा था दैनिक भास्कर की, उस रिपोर्ट में था कि किस तरह से बिहार के लोगों को लाया जाता है और उत्तर प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और उनसे पैसे वसूले जाते हैं। तो सरकारी अस्पताल किस तरह से बने, सरकारी टेक्निकल कॉलेज किस तरह से बने, जहाँ बच्चे हमारे पढ़ने जाएँ, तरक्की करें, इसकी कोई चिंता हमें नहीं। औरंगज़ेब की चिंता हम कर रहे हैं, औरंगज़ेब के नाम पर लड़ रहे हैं। औरंगज़ेब जब था, तब क्या कर रहे थे? तब आपके पूर्वज क्या कर रहे थे? शिवाजी महाराज लड़ रहे थे ना, आपके पूर्वज क्या कर रहे थे? जो ये ढोल पीट रहे हैं बीजेपी वाले, इनके पूर्वज क्या कर रहे थे? किसी ने रोका था कि औरंगज़ेब से न लड़ो? तो ये हिंदू-मुसलमान जो पूरे राष्ट्र ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जो सरकार का जो मूल एजेंडा जो सरकार बनी ही इसलिए हिंदू-मुसलमान का, कि हमको हर हाल में मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, हिंदू-मुसलमान को लड़ाना है और जो सामाजिक सौहार्द है उसको कैसे बर्बाद करना है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप सवाल ना उठा सको, आप उसी जहालत में, उसी गरीबी में धँसे रहो। 100 करोड़ लोग देश में हैं, जिनके पास परचेज़िंग कैपेसिटी नहीं है, जो अपने ज़रूरत के सामान नहीं खरीद सकते। 10% के लिए सरकार है, 10% को फ़र्क नहीं पड़ता। वो और अमीर होते जा रहे हैं, ये डेटा आ रहा है कि अमीर हुए हैं पिछले 11 सालों में और गरीब और गरीब हुए हैं 11 सालों में। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। तो सरकार की भूमिका होती है कि हमारे जो संशय हैं, हमारे जो सवाल हैं, सरकार उन सवालों के जवाब दे, हमारे संशय संदेह दूर करे। कहाँ नकली दवाइयाँ बिक रही हैं, कहाँ नकली मावा बिक रहा है, कहाँ नकली दूध मिल रहा है, न्याय सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एजुकेशन सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सड़कें ठीक हैं कि नहीं है, हमें जो सुविधाएँ चाहिए वो हैं कि नहीं है, उस पर सरकार का ध्यान गौण हो जाता है, चूँकि हम नहीं चाहते हैं सरकार को और ये सरकार भी यही चाहती है कि आप उस पे ध्यान मत दो। आप हिंदू-मुसलमान करो, बाकी हमारे लिए टाटा है, अडानी है, अंबानी है। अभी देखिए स्टारलिंक वाला क्या हुआ? स्टारलिंक में जो है पहले दोनों खिलाफ खड़े थे कि स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम नीलामी की जाए, स्पेक्ट्रम ऐसे न दिया जाए। अब अंबानी और मित्तल दोनों साथ आ गए, चूँकि दोनों को शेयर मिल गया है, स्टेक मिल गया है, दोनों साथ। दोनों अब घोषणा हो गई कि जो है स्टारलिंक यहाँ आ जाएगा। हालाँकि जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव उन्होंने बड़ी खुशी ज़ाहिर की, फिर अपना ट्वीट सुना हमने कि मिटा दिया उन्होंने। मैंने देखा नहीं ट्वीट मिटाया है, लेकिन ट्वीट मैंने देखा था, उन्होंने किया था। अभी क्लीयरेंस मिला नहीं है, जो मंत्रालय है दूरसंचार मंत्री
उन्होंने अभी इस पर कोई कहा है कि हम सुरक्षा चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे जो है सुरक्षा को खतरा हो सकता है, क्योंकि डेटा आपके पास नहीं है। आप कहीं जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, आप मोबाइल लेकर के जाते हैं, आपको मैसेज आता है, अभी आप फलाना जगह आ गए, अभी आप फलाना जगह गए, आप एक रेस्टोरेंट ढूँढिए, 16 रेस्टोरेंट के पता आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? आपकी आपकी जासूसी की जा रही है, आपको देखा जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, वो आपके साथ लगा हुआ है जासूस, आपको पता नहीं। तो जो सुरक्षा जो चक्र है हमारा, जो हमारी नीति है, उसको भी कहीं भेद न दे, ये चिंता है। लेकिन हम कहाँ लगे हुए हैं? औरंगज़ेब को ढूँढ रहे हैं। जो इतिहास है, इतिहास हमें बदला लेने के लिए इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। इतिहास इसलिए किताबें इतिहास की इसलिए नहीं लिखी जाती है कि हम ये समेट करके रखें और हमारी पीढ़ी आगे आने वाले समय में बदला ले और ये बदले का इतिहास कभी खत्म नहीं होता। आज आप मारिएगा, कल वो मारेंगे और राजाओं का जो इतिहास है, वो किसी जाति धर्म के विशेष नहीं होता। राजाओं का इतिहास जो है, उसकी सत्ता के खिलाफ जो खड़ा होगा, उससे लड़ेगा। आज आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी या बीजेपी की जो सरकार है, उसकी लड़ाई मुसलमानों से थोड़े है। तो आपको नारा देने के लिए है। उनकी लड़ाई जो है कांग्रेस से है, समाजवादी पार्टी से है। सब हिंदू के लोग, सबसे लड़ाई हो रही है। जितने देश में दुर्घटनाएँ हो रही है, रेप, मर्डर तमाम हो रहे हैं, क्या खाली मुस्लिम मारे जा रहे हैं या मारने वाले धर्म के आधार पर मारते हैं? मुस्लिम जो हिंदू मारे जा रहे हैं, उनको मुस्लिम मार रहे हैं या जो मुस्लिम मारे जा रहे हैं, उनको हिंदू मार रहे हैं? नहीं, आसाराम ने रेप किया लड़की का, वो तो लड़की हिंदू थी, जिसके लिए सज़ा भुगत रहा है वो आदमी। तो ऐसे जो मर गए भगदड़ में तमाम जगहों पे किसने किसने भगदड़ मचाई? तो ये समझना है हमको क्योंकि ये जो सरकार है, ये भ्रम पैदा कर रही है और ये हिंदू-मुसलमान के नाम पर आपका ध्यान भटका रही है। और बाकी धन जो है वो कहीं और जा रहा है। अपनी जेब सँभालिए, नहीं तो फिर जो है जेब में कुछ बचेगा नहीं, दिमाग में तो कुछ नहीं बचा है, जेब में भी कुछ नहीं बचेगा। भोजन कहाँ से आएगा? क्या 5 किलो अनाज के भरोसे रहेंगे? ये सोचना हमारा आपका काम है। बहुत-बहुत धन्यवाद। होली एक बार फिर से मुबारक और होली खुशियों का त्योहार है। खुशी से होली मनाइए, दूसरे की खुशी का भी ध्यान रखिए। अगर आपके रंग डालने से, आपके कीचड़ डालने से दूसरे परेशान होते हैं, दूसरे कोई भी हो सकते हैं, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी भाभी भी हो सकती है, आपकी साली भी हो सकती है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, खुदा बख्श भी हो सकता है और गौरी यादव भी हो सकते हैं। तो ज़बरदस्ती किसी के साथ ना करिए, उनकी इच्छा है तो आप खेलिए, नहीं तो आप अपने जो पसंद है उनके साथ कीजिए और होली जो है रंगों का त्योहार है, रंग जो है वो जीवन के रंग है। बहुत-बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम कल नए विषय के साथ।